भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है भाषा। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक एवं लिखित। लिखित भाषा का संबंध लिपि से है। विचारों की अभिव्यक्ति को स्थायित्व लिपि के माध्यम से प्राप्त होता है। यह भी कहा जा सकता है कि जब मनुष्य ने भावों एवं विचारों को स्थायी बनाने के लिए ध्वनि के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम के बारे में सोचा, तब लिपि का जन्म हुआ। लिपियों का इतिहास यह स्पष्ट करता है कि चित्रलिपि, भावलिपि, ध्वनि लिपि और अक्षर लिपि ये लिपियों के इतिहास के सोपान हैं। विश्व में लिपि का अत्यंत प्रारंभिक रूप में विकास 10,000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ, किंतु उसे व्यवस्थित रूप धारण करने में लगभग 6,000 वर्ष लग गए। 4,000 ईसा पूर्व के आसपास से लिपि का व्यवस्थित रूप मिलने लगता है। देवनागरी लिपि का अति प्राचीन रूप है ब्राह्मी लिपि। 5वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 350 ईस्वी तक भारत में प्राप्त ब्राह्मी लिपि थोड़ी बहुत भिन्नताओं के बाद भी ब्राह्मी लिपि के नाम से जानी जाती थी, किंतु 350 ईस्वी के बाद इसकी दो शैलियां हो गईं। उत्तरी भारत में प्रचलित शैली उत्तरी शैली एवं दक्षिणी भारत में प्रचलित शैली दक्षिणी शैली के नाम से प्रचलित हुई। इन्हीं दोनों शैलियों से आगे चलकर भारत की विभिन्न लिपियों का विकास हुआ। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 4वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6वीं सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई। इस कुटिल लिपि से ही 8वीं-9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप प्राचीन नागरी का विकास हुआ, ऐसा माना जाता है। उत्तर भारत में प्राचीन नागरी तथा दक्षिण में इसे नंदी नागरी के नाम से जाना गया। प्राचीन नागरी से ही आधुनिक नागरी, गुजराती, असमिया, बंगला आदि लिपियां विकसित हुईं, ऐसी मान्यता है। प्राचीन नागरी से 15वीं-16वीं सदी में आधुनिक नागरी विकसित हुई। नागरी का नाम नागरी क्यों पड़ा, इससे संबंधित कई मत सामने आते हैं। गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा प्रयुक्त होने के कारण यह नागरी के नाम से पहचानी गई। प्रमुख रूप से नगरों में प्रचलित होने के कारण इसका नाम नागरी पड़ा। यह भी कहा जाता है कि तांत्रिक चिन्ह देवनागर से समानता होने के कारण इसे देवनागरी कहा गया। यह भी कहा जाता है कि देवनगर अर्थात काशी में इसका प्रचार प्रसार हुआ, अतः इसे देवनागरी नाम मिला। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग की स्थापत्य शैली थी नागर। चतुर्भुजी आकृतियां इस शैली की विशेषता थी। द्रविड़ शैली अष्टभुजी या सप्तभुजी तथा वृत्ताकार थी। नागरी लिपि में चतुर्भुजी अक्षर यथा प, म, भ, ग आदि होने के कारण इसे नागरी कहा गया। इन सभी मतों के अतिरिक्त यह मत भी प्रचलित है कि देव भाषा संस्कृत की लिपि होने के कारण इसे देवनागरी लिपि कहा गया। देवनागरी लिपि कठिनता से सरलता की ओर विकसित होती रही है। कुछ कमियां दूर कर उन्हें सुधारने का प्रयास भी निरंतर होता रहा है। देवनागरी भारत की प्रधान एवं राजभाषा हिंदी की लिपि है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इस लिपि की मुख्य विशेषताएं हैं। नागरी लिपि में लेखन, प्रत्यक्षीकरण, बोधन तथा उच्चारण में श्रम की मितव्ययता का ध्यान रखा गया है। इस लिपि में एक से अधिक ध्वनियों को एक आकार में संश्लिष्ट रूप से देखने की क्षमता भी है। नागरी लिपि में उच्चारण तथा लेखन की पूरी प्रक्रिया को क्रमबद्ध ढंग से प्रामाणिक रूप में सिद्ध किया जा सकता है। सभी अक्षर ध्वन्यात्मक आधार पर मूल ध्वनि के अनुरूप हैं। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिक विशेषता को कई आधारों पर समझा जा सकता है।
जैसे उच्चारण स्थान। नागरी लिपि की वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग को उच्चारण स्थान की दृष्टि से रखने की व्यवस्था की गई है। इसमें सभी वर्णों को श्रेणियों में रखा गया है जो ध्वनियों के स्वभाव या उच्चारण स्थान पर आधारित है। जैसे क वर्ग जो भी स्पर्श व्यंजन कंठ से बोले जाते हैं, जिनके उच्चारण में कंठ में सांस में एक रोक सी आती है, क, ख, ग, घ और अंघ, यह सब एक साथ ही रखे गए हैं। अन्य वर्णमालाओं में भी यही वर्ण या अक्षर मिलते हैं, पर वे वर्णमालाओं में बिखरे हुए मिलते हैं। इसी तरह हर वर्ग के अंत में उसी से मिलता जुलता नासिक वर्ण पाया जाता है। क वर्ग की पांचों ध्वनि क, ख, ग, घ, अंघ तथा ह एवं विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, अतः ये ध्वनियाँ कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। च वर्ग च, छ, ज, झ, य का तथा य एवं श का स्थान तालु है। ट वर्ग अर्थात ट, ठ, ड, ढ, ण तथा र और श का स्थान मूर्धा है। त वर्ग अर्थात त, थ, द, ध, न तथा ल एवं स का स्थान दंत है। प वर्ग प, फ, ब, भ, म का स्थान ओष्ठ है। प्रत्येक वर्ग की अंतिम ध्वनि अंघ, य, ण, न, म का स्थान एवं अनुस्वार का स्थान नासिका है। ए और ऐ का उच्चारण कंठ एवं तालु से होता है। ओ एवं औ का उच्चारण कंठ एवं ओष्ठ से होता है। उच्चारण में होने वाले प्रयत्नों के आधार पर भी समस्त ध्वनियों का विभाजन किया गया है। व्यवस्थित वर्णमाला। विश्व में कहीं भी किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाली वर्णमाला उतने वैज्ञानिक रूप में नहीं है जितनी नागरी आदि भारतीय लिपि एवं उससे विकसित लिपियाँ। नागरी लिपि की वर्णमाला व्यवस्थित है। स्वरों एवं व्यंजनों को अलग अलग रखा गया है। स्वरों में भी ह्रस्व एवं दीर्घ के जोड़े हैं, यथा अ, आ, इ, ई, उ, ऊ। पहले मूल स्वर आते हैं, तदुपरांत संयुक्त स्वर ए, ओ, औ। वैदिकी में ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त स्वर हैं। व्यंजनों का विभाजन भी वैज्ञानिक है। स्पर्श ध्वनियों में पहले कंठ स्वर एवं अंत में ओष्ठ ध्वनियों को रखा गया है। प्रत्येक वर्ग अर्थात क, च, ट, त, प वर्ग की पहली, तीसरी एवं अंतिम ध्वनियाँ अल्पप्राण तथा दूसरी एवं चौथी महाप्राण ध्वनियाँ हैं। प्रत्येक वर्ग की अंतिम ध्वनि अनुनासिक है। क, ख, ग, घ, अंघ में क, ग, अंघ अल्पप्राण, अंघ अल्पप्राण एवं अनुनासिक, ख एवं घ महाप्राण ध्वनियाँ हैं। प्रत्येक वर्ग की ध्वनियों में पहले अघोष तथा बाद में घोष या सघोष ध्वनियों की व्यवस्था है। पहली दो ध्वनियाँ अघोष जैसे क, ख तथा अंतिम तीन ध्वनियाँ जैसे ग, घ, अंघ घोष हैं। यह विशेषता लिपि के वर्गीकरण की है, लिपि की नहीं, किंतु फिर भी इसे लिपि की विशेषता में ही सम्मिलित किया जाएगा। लिपि चिन्हों की ध्वनि से अनुरूपता। नागरी का यह बहुत बड़ा गुण है कि जो लिपि चिन्ह जिस ध्वनि को प्रस्तुत करता है उसका नाम भी वही है, जैसे आ, ओ, ब आदि। इस दृष्टि से रोमन में विशेष कठिनाई होती है। लिपि चिन्ह नाम का या उसकी प्रथम ध्वनि का काम करता है, जैसे ए, बी, सी, डी। कई बार लिपि चिन्ह दूसरी ध्वनि का काम करता है, जैसे एफ, आई, एल, एम, एन, आर, एस। और कई बार लिपि चिन्ह नाम में आई किसी भी ध्वनि का काम न कर
किसी अन्य ध्वनि का द्योतक होता है, जैसे H से ह, A अ, आ और ए के लिए, C क के लिए, W व के लिए, Y य के लिए। यहाँ नागरी की वैज्ञानिकता दृष्टव्य है। नागरी के व्यंजन चिन्हों की अक्षरिकता। नागरी का हर व्यंजन चिन्ह व्यंजन न होकर व्यंजन और स्वर का योग है, जैसे क आधा क और अ का योग, ग आधा ग एवं अ का योग। लिपि का ऐसा होना अक्षरिकता है। नागरी अक्षरात्मक लिपि है। यहाँ व्यंजनों के चिन्ह अक्षर हैं। अक्षर का यहाँ अर्थ है व्यंजन और स्वर का संयुक्त रूप। नागरी लिपि की यह विशेषता एक दृष्टि से उसकी कमी भी है, किंतु जब हम शब्दों को उदाहरण की तरह लें तो यह स्पष्ट होता है कि स्थान कम घेरने से यह एक गुण भी बन जाता है। जैसे नागरी में लिखा गया कमल रोमन में KAMAL या KAMALA इस तरह लिखा जाएगा। मदन MADAN या MADANA इस तरह लिखा जाएगा। नागरी में जहाँ 3 चिन्हों की आवश्यकता हुई, जबकि रोमन में 5 या 6 चिन्हों की इस हेतु आवश्यकता हुई। इससे लेखन की गति भी प्रभावित होगी। अंग्रेजी में कई बार लिखी हुई ध्वनियों का उच्चारण नहीं होता, जैसे KNIFE का उच्चारण नाइफ है, यहाँ के की ध्वनि का उच्चारण है ही नहीं। मात्राओं की व्यवस्था। नागरी लिपि में स्वर स्वतंत्र रूप से आते हैं तो पूरे वर्ण चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे आग, ईख आदि। व्यंजन के साथ अ को छोड़कर अन्य सभी का मात्रा के रूप में प्रयोग होता है, जैसे मीत, मिलन, चतुर आदि। मात्राओं की व्यवस्था अलग होने के कारण चिन्हों में वृद्धि हुई है। यह असुविधा एवं अवैज्ञानिकता का कारण माना जाता है, किंतु स्थान इससे कम घिरता है। यदि मात्राओं का प्रयोग न करें तो तूलिका को त, उ, ल, ई, क, आ इस तरह लिखना पड़ता। रोमन की तुलना में भी स्थान कम घिरता है, जैसे बालू यदि लिखना है तो BALOO इस तरह लिखा जाएगा। एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह। किसी भी वैज्ञानिक लिपि का यह गुण सर्वोपरि माना जाता है। यह भी सत्य है कि यह गुण हमेशा विद्यमान रहे, यह संभव नहीं है। किसी भाषा के प्रसंग में उच्चारण के स्तर पर ही हर ध्वनि के लिए एक चिन्ह की बात हो सकती है। भाषा की ध्वनियाँ उच्चारण की दृष्टि से बदल जाती हैं, अर्थात उच्चारण में अंतर होने पर इस गुण का अभाव भी हो सकता है। उदाहरण के लिए क ध्वनि के लिए कभी के का प्रयोग KITE काइट, कभी सी का प्रयोग COAT कोट, कभी CH का प्रयोग CHEMIST केमिस्ट, कभी CK का प्रयोग CHECK और कभी Q का प्रयोग CHEQUE चेक इस तरह किया जाता है। कभी बॉक्स में X में क की अंशतः उपस्थिति भी मिलती है। इसी तरह श के लिए SH, SI, TI का प्रयोग भी होता है। फ के लिए F या PH दोनों प्रयुक्त होते हैं। ई ध्वनि के लिए कभी Y का प्रयोग, जैसे SYSTEM सिस्टम, कभी डबल ई का प्रयोग COMMITTEE में, कभी O का प्रयोग WOMEN विमेन इस तरह देखने को मिलता है। नागरी इस दृष्टि से विशिष्ट है। हिंदी की वर्तनी को उस तरह रटने की आवश्यकता नहीं रहती जैसी अंग्रेजी की याद करनी पड़ती है। रोमन लिपि में एक चिन्ह एक से अधिक ध्वनियों का संकेत देता है, जैसे सी स एवं क की ध्वनि, जी
ग एवं ज की ध्वनि, ए अ आ की ध्वनि, ई ए एवं ई की ध्वनि, यू अ उ के लिए प्रयुक्त होता है। हमें अंग्रेजी के उच्चारण को लेकर दुविधा होती है, जैसे PUT पुट है जबकि BUT बट है। यह कहा जा सकता है कि नागरी में लेखन एवं उच्चारण का अभिन्न संबंध इस लिपि की वैज्ञानिकता को पुष्ट करता है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि विश्व की अधिकांश लिपियों में चिन्ह पर्याप्त नहीं हैं। जैसे अंग्रेजी में 40 के लगभग ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए मात्र 26 लिपि चिन्हों से काम चलाना होता है। इस दृष्टि से नागरी एवं ब्राह्मी से ही विकसित अन्य भारतीय लिपियां संपन्न हैं। नागरी में प्रयुक्त होने वाले स्वतंत्र चिन्ह नागरी की सबसे बड़ी विशेषता है। इसीलिए हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं को यदि रोमन में लिखा जाए तो कई बार 2 लिपि चिन्हों की आवश्यकता होगी। नागरी में अल्पप्राण एवं महाप्राण ध्वनियों के अलग अलग चिन्ह हैं, जैसे क अल्पप्राण ध्वनि है, ख महाप्राण ध्वनि है, जबकि इन्हें रोमन में लिखते समय 2 चिन्हों की आवश्यकता होती है, क के लिए के जबकि ख के लिए KH। इस स्थिति में पढ़ते समय शब्दों के साथ दुविधापूर्ण स्थिति भी पैदा हो सकती है। जैसे हिंदी का आब हवा जब रोमन में लिखा जाएगा तो ABHAWA इस तरह लिखा जाएगा और उसे पढ़ते समय अभाव, अभवा या आभवा आदि शब्दों की दुविधा हमारे सामने होगी। इसी तरह रोमन में ए से अ एवं आ दोनों का काम लिया जाता है। अतः KALA लिखने पर वह कला एवं काला दोनों ही शब्दों का द्योतक होगा। नागरी लिपि में ह्रस्व एवं दीर्घ का भेद स्पष्ट है, इसीलिए इन ध्वनियों को शुद्धता से लिखा जा सकता है। जैसे तल, तला, ताल, ताला चारों शब्द अलग अलग हैं, उन्हें स्पष्ट और ध्वनियों के अनुरूप लिखने की व्यवस्था है, जबकि रोमन लिपि में चारों शब्दों को TALA लिखा जाएगा और भ्रमपूर्ण स्थिति बनी रहेगी। लिपि की आवश्यकता होती है पढ़ने के लिए। सुपाठ्यता की दृष्टि से रोमन लिपि की तुलना में देवनागरी लिपि अपेक्षाकृत अधिक वैज्ञानिक है। सरलता अन्य लिपियों की तुलना में नागरी लिपि सरल है। यह बहुत स्पष्ट है कि रोमन को पढ़ने के लिए शब्द का उच्चारण याद करना पड़ता है, वहीं नागरी में ऐसा नहीं है। नागरी की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस लिपि में विदेशी ध्वनियों का सरलतापूर्वक समावेश किया जा सकता है। हम सबके सामने अंग्रेजी की औ ध्वनि है, इसी तरह उर्दू की ध्वनियाँ ख, ख, ग, ज, फ भी स्पष्ट लिखी एवं उसी आधार पर बोली जाती हैं। इसे लिपि की नमनीयता का गुण कहा जाता है। इस लिपि में विश्व की लगभग सभी भाषाओं की ध्वनियों को लिखे जाने की सुविधा है। इस लिपि की कलात्मकता भी उल्लेखनीय है। शिरोरेखा के कारण भी यह लिपि सुडौल एवं सुंदर बनी है। देवनागरी आदर्श एवं वैज्ञानिक लिपि है। पूर्णता, स्पष्टता, संक्षिप्तता एवं सुनियोजितता इसकी विशेषताएं हैं। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण इस लिपि की सराहना की जाती रही है। जॉन गिलक्राइस्ट ने कहा है कि मानव मस्तिष्क से निकली हुई वर्णमालाओं में नागरी सबसे अधिक पूर्ण वर्णमाला है। वहीं राहुल सांकृत्यायन का विचार है कि देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी इस लिपि की वैज्ञानिकता को स्वयं सिद्ध माना है। यद्यपि देवनागरी लिपि विश्व की वैज्ञानिक लिपि में सर्वोपरि मानी जाती है, फिर भी कुछ कमियों के कारण इसमें सुधार की आवश्यकता भी है। नागरी लिपि में सुधार पर कई वर्षों से विचार चल रहा है।
नागरी लिपि की प्रमुख कमियां कुछ इस तरह देखी जा सकती हैं। ई की मात्रा में इस लिपि की अवैज्ञानिकता दिखती है। कुछ शब्दों में यह मात्रा वहाँ नहीं लगाई जाती जहाँ इसका उच्चारण होता है। जैसे पद्मिनी शब्द लें, इसमें ई का उच्चारण न के पूर्व है। PADMINI इस तरह रोमन में लिखा जाएगा, किंतु लिखने में वह देवनागरी में द के पूर्व आती है। इस तरह की कमी को दूर करने के लिए कई सुझाव दिए गए। एक सुझाव यह था कि दीर्घ ई से ह्रस्व ई की मात्रा छोटी रखी जाए। दूसरा सुझाव यह कि ई की मात्रा को पीछे की ओर तथा ई की मात्रा को आगे की ओर मोड़ दिया जाए। घसीट कर लिखने में पहले सुझाव के अनुसार रेखा छोटी बड़ी होने पर पुनः भ्रमपूर्ण स्थिति बनी रहेगी। दूसरे सुझाव का स्वागत किया गया। इसी तरह ख व्यंजन एवं र व रव में भ्रम होता है। ख को जोड़कर लिखा जाए, किंतु र और व को अलग अलग लिखा जाए। इसी सुझाव के अनुसार इसका लेखन प्रचलन में आ चुका है। अर्धरा के लेखन में भी देवनागरी में विविधता है और उसके कारण भ्रमपूर्ण स्थिति बनी रहती है। अर्धरा को लिखने के कई सारे तरीके हैं। कर्म, ग्रह, गृह, राष्ट्र आदि में अर्धरा अलग अलग तरह से प्रयुक्त होता है और स्थिति भ्रमपूर्ण बनी रहती है। कुछ अक्षरों के दो दो रूप प्रचलित हैं, जैसे अ, आ, ओ, औ, ण, ल, झ। इनमें से दूसरे रूपों को स्वीकार कर पहले रूपों का प्रचलन समाप्त हो चुका है। अनुनासिक एवं अनुस्वार के सूक्ष्म अंतर को समझकर सही लिखने की संभावना भी दिन पर दिन कम होती जा रही है। शीघ्र लिखने की दृष्टि से अक्षरों को शिरोरेखा विहीन लिखने का सुझाव भी दिया गया है। घ और ध में, भ और म में अंतर रखने के सुझाव भी दिए गए और ये कहा गया कि भ एवं ध के घुंडीदार रूप का प्रयोग किया जाए। जिस प्रकार किसी बहुभाषी राष्ट्र के लिए एक राजभाषा की आवश्यकता होती है, उसी तरह बहुलिपि वाले राष्ट्र के लिए भी एक लिपि की आवश्यकता होती है। अंग्रेजी के साथ प्राप्त रोमन लिपि को मिलाकर भारत की अप्रचलित प्राचीन एवं प्रचलित आधुनिक लिपियों की संख्या लगभग 22 है, किंतु भारतीय भाषाओं के संबंध में देवनागरी का ही प्रयोग आज सर्वाधिक हो रहा है। देवनागरी के साथ ही कुछ कोनों से रोमन लिपि को राष्ट्रलिपि बनाने का स्वर भी समय समय पर सुनाई पड़ता रहा है। देवनागरी रोमन की तरह विदेशी लिपि नहीं है। इसकी जड़ें देश के इतिहास और संस्कृति में हमें प्राप्त होती हैं। देवनागरी लिपि को जानने वालों की संख्या सर्वाधिक है। नागरी लिपि अपनी अनेक कमियों के बावजूद अनेक दृष्टियों में अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी, गुणयुक्त एवं वैज्ञानिक है। थोड़ा बहुत परिवर्धन सभी में आवश्यक है। देवनागरी में जो परिवर्धन अपेक्षित है वह विश्व की किसी भी लिपि से अधिक नहीं है, बल्कि कम है। अतः देवनागरी ही हमारे राष्ट्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लिपि है।